सो गाइस, आज आप लोगों के साथ एक नए वीडियो शेयर करने के लिए यहाँ पे रुका हूँ। तो ये है वो लोकेशन। काफ़ी खूबसूरत सी जगह ये, तो मुझे ये जगह बहुत अच्छा लगता है आने के लिए। लोकेशन भी बहुत बढ़िया है। तो आज का वीडियो एक्चुअली बोलेरो नियो का मेरा पर्सनल ओनरशिप रिव्यू में मैं ये नहीं मानता कि मुझे इस गाड़ी का सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करना है या आप लोगों के साथ ड्राइव करके शेयर करना है। मेरा मतलब से ओनरशिप रिव्यू का मतलब ये है कि मैं जो गाड़ी को ख़रीदा 3 साल में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आया, क्या अच्छा लगा, और खैर राइड क्वालिटी एंड ड्राइविंग का एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों के साथ तो शेयर करना ही है। माइलेज के लिए मैं और एक से वीडियो बनाऊंगा, तो इसमें मैं पर्टिकुलरली शेयर करता हूँ मैंने क्या अभी तक फेस किया और मुझे क्या अच्छा लगता है। ठीक है, ये दो चीज़ एज ए ओनरशिप रिव्यू। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छा। एक चीज़ अच्छा मैं ये चीज़ बताऊंगा गाड़ी पे कि बहुत सारे ओनर्स का मैं बहुत सारे रिव्यू देखा। इवन मेरे को कोई लोग ने कुछ जगह पे कमेंट भी किए थे कि DPF का इश्यूज़ आए हैं कि नहीं। तो अच्छा ये लगा मुझे कि मुझे अभी तक DPF का कोई इश्यूज़ नहीं आया। ठीक है, और सेकंड अच्छा ये लगा कि इसमें एवेंटली होने के कारण गाड़ी कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, मतलब आधे चक्का घुस जाए ऐसा वाला किचन में भी गया था, गाड़ी पूरा निकल के आ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सबसे अच्छा चीज़ जो लगा कि जब मैं गाड़ी खरीदा था तो मुझे ड्राइविंग नहीं आता था। ठीक है, और मैंने ड्राइविंग सीखा ही है ये बोलेरो नियो से। तो और जब नया था तब से मैं ड्राइविंग सीखना स्टार्ट किया था। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, इसको लेके मैं ऐसे जगह पे गया हूँ, लोग जनरली वहाँ पे जाने के लिए सोचते हैं एक बार दो बार, और ये पॉसिबल हुआ है बेसिकली 3 रीज़न से। पहला, बिकॉज ऑफ बोलेरो नियो। सेकंड, मुझे जिसने सिखाया था गाड़ी ड्राइविंग वो ट्रक ड्राइवर था एक। ठीक है, और थर्ड खुद का मोटिवेशन। ठीक है, ये चीज़ें हैं बहुत पॉजिटिव चीज़ें। ये बात करते हैं कुछ ऐसा टॉपिक जो मैं मानता हूँ ओनरशिप रिव्यू पे होना चाहिए, जेन्युइन सा। ठीक है, सो गाइस देख पा रहे हो मुझे बहुत पसीना आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन भी आ रहा होगा दिल में कि गाड़ी ऑन क्यों नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे गाड़ी का एसी काम नहीं कर रहा है। सो मैं अगर एसी चलाऊँ भी तो कोई फ़ायदा नहीं आएगा, बिकॉज़ इसका ये जो वेंट है लेफ़्ट का, को पैसेंजर का लेफ़्ट और मिडल का ये लेफ़्ट, तो इन दोनों वेंट में से मुझे गर्म हवा आते हैं। और इसका थ्रो इतना ज़्यादा है एसी का कि जो वेंट है ना, इसमें से ऐसा लगता है कि आप कोई हिल स्टेशन में क्लाउड के बीच में आप रुके हो। यहाँ से एसी खोलने के साथ जैसे ही ठंडा हवा बहुत ज़्यादा निकलता है ना, सफ़ेद हवा, वैसा यहाँ से निकलता है। ठीक है, लेट मी टेल यू द रीज़न। एक्चुअली इसके लिए एक लंबा सा स्टोरी बोलना होगा आप लोग। तो किस कारण से हो रहा है एक्चुअली सर्विस सेंटर के गलती के कारण। ठीक है, सो सर्विस सेंटर का जब गलती में बोला तो लेट्स स्टार्ट ऑन माय ओनरशिप रिव्यू। ठीक है, गाड़ी का जो साइंस है, राइट, गाड़ी का साइंस ये कहता है गाड़ी पे आप लोग अगर मेरे से ज़्यादा या कोई टेक्नीशियंस हो या कोई भी मतलब बहुत दिन से गाड़ी यूज़ कर रहे हो और गाड़ी के बारे में बहुत नॉलेज है, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि गाड़ी जो बनाते हैं इट्स डिपेंड्स ऑन सम साइंस। ठीक है, एरोडायनामिक्स भी रहता है, उसके बाद क्लाइमेट भी रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहता है गाड़ी पे। तो गाड़ी का जो ग्लास है, फ्रंट विंडशील्ड, ठीक है, देखना आप कोई भी गाड़ी लेना उसमें से आपको बाहर की तरफ फॉग नहीं जमेगा। ठीक है,
ऑलवेज इट शुड कम इनसाइड, ठीक है। बाहर की तरफ फॉग तभी आएगा जब गाड़ी का अंदर का जो टेम्परेचर है और बाहर का टेम्परेचर दोनों मैच नहीं कर रहा है और ह्यूमिडिटी के कारण आ गया, ठीक है। आपका गाड़ी में एसी चल रहा है, उस टाइम पे आपका सामने से फॉग नहीं आएगा। जब गाड़ी खरीदा था मेरे गाड़ी पे इश्यूज था, फ्रंट विंडशील्ड पे से आपका फॉग जमता था, इतना फॉग जमता था कि मतलब वो लाइफ थ्रेटनिंग था, मतलब कुछ विजिबल नहीं हो रहा था। नॉर्मली फॉग के टाइम में एटलीस्ट 5-10 मीटर्स का व्यू रहता है, इसमें मतलब विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाता है, ब्लाइंड। आपको उस समय गाड़ी रुक के डिफॉगर ऑन करके हीटर ऑन करके उसको 15 मिनट लगता था, फिर जाके मतलब विजिबिलिटी क्लियर होता था और वो उसका वैलिडिटी रहता था अराउंड 15-20 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद फिर से आ जाता था। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था बारिश के टाइम में, ठीक है। बारिश हो रहा है फिर भी बाहर से भी फॉग जम रहा है, ठीक है। अंदर का तो फॉग जमता है, वो आप डिफॉगर डालने से वो चला जाता है, लेकिन बाहर का ये ज़्यादा था। मैं इसको कंप्लेन किया बहुत बार, मुझे बहुत सारा ज्ञान दिया सर्विस सेंटर से, फिर मैंने कंप्लेन किया था, ठीक है। एक और प्रॉब्लम था, इसका जो स्टीयरिंग था, ठीक है। स्टीयरिंग ये टेढ़ा था, अलाइनमेंट करो चाहे कुछ भी करो, वो स्टीयरिंग ही टेढ़ा था, ठीक है। उसको लेके महिंद्रा ने एक बार मेरे साथ चैलेंज कि आपका ये प्रॉब्लम है ही नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। हमेशा आते हो गलत बोल के जाते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो फिर धागा लिया उन लोगों ने, धागा लेके उसको लेवल किया दोनों टायर को, तो जाके पता चला कि हाँ एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम है। तो फिर लोगों ने कुछ किया तो ठीक हुआ। तो उसके लिए भी मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था। पहला मेहनत ये करना पड़ा था, मुझे कंप्लेन करना पड़ा था। कंप्लेन करने के बाद वो लोगों ने डिसाइड किया कि ये विंडशील्ड जो है फ्रंट, ठीक है, इसको चेंज करेगा। और स्टीयरिंग का था कि कुछ चीज़ें चेंज करना, लेकिन महिंद्रा इज़ महिंद्रा, ठीक है। वो पार्ट ऑर्डर किया, सब कुछ किया, लेकिन वो चेंज नहीं किया, उसको रिपेयर करके दे दिया। मतलब ओके है, चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आया उसके बाद से। तीसरा प्रॉब्लम के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो ये जो बैक लाइट था ना, ये टूटा हुआ था, मुझे मिला था, और ये नॉर्मल था। अभी थोड़ा गंदा है क्योंकि बारिश हो रहा है लास्ट 4-5 दिन से फिर से। ये अच्छा था, और ये वाला टूटा हुआ मुझे मिला था। ऐसा जगह में टूटा हुआ था, आप देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये लूज था कवर, प्लस अंदर में कुछ था इसके अंदर, जो ये भी लूज था, और ये वाला पार्ट भी। और एक चीज़ था, ये जो मेरा बोनेट देख रहे हो, राइट, अभी देखो यहाँ पे गैप एकदम है नहीं, उंगली भी नहीं जा रहा है। ये वाला छोटा वाला उंगली भी डालूंगा ना, ये भी नहीं जा रहा है, ठीक है। देखो लेवल अभी सेम ही है। पहले ऐसा था, इसमें से आपका ये जो अपना पूरा हाथ का इतना तक आ जाता था अंदर, ये ऐसा था पूरा टिल्टेड ऐसा करके। और ये मेरा पहला गाड़ी था, ठीक है। मुझे ये चीज़ नहीं पता था, गाड़ी खरीदने से पहले पीडीआई करना होता है। अब मैंने पूछा था कि एक बार देख के आऊँ, तो मुझे वो एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि पीडीआई एक्सेप्ट नहीं करने से गाड़ी को रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। तो मैंने जब ख़रीदा था, ख़रीदने के टाइम में उस समय भी मैं उन लोगों को बोला था कि ये तो मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि वो सामने विजिबल था, और जो पीछे का बैक लाइट था ना, वो ऐसे जगह पे टूटा हुआ था वो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो अगले दिन मैं फिर से आया और मैंने उनको बोला कि आपने मुझे देखने भी नहीं दिया और अभी मुझे मिला टूटा हुआ चाहिए। फिर जाके उन लोगों ने इसको क्या किया, कोई दूसरा गाड़ी आया, उसमें से खोल के लगा दिया, ठीक है। ये होता रहता है, ठीक है। मेरे साथ ऐसा होने के बाद मेरे को पता चला कि ये शायद नॉर्मल ट्रेंड है, दूसरे गाड़ी से लगा देना, ठीक। फिर मुझे कंप्लेन देना पड़ा बहुत। मैं शोरूम में बहुत बार गया, सर्विस सेंटर में बहुत बार गया, और बोल सकते हो कि जब ख़रीदा था जुलाई में, जून के 2 तारीख को 2022, और दिसंबर तक मैं 15 से 20 बार सर्विस सेंटर गया था।
बिकॉज ये जो बोनेट है ये सही तरीके से नहीं था, एक दूसरा कभी कभी अनयूजुअल नॉइज़ आता था बिकॉज ऑफ उसमें से गैप था राइट, और प्रॉब्लम भी था उसका, कभी कभी लूज़ हो जाता था। तो वो भी मैं उन लोगों को बहुत बार बोला, मतलब आप फालतू का ज्ञान देते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ये आपके नज़र में ही टेढ़ा लग रहा है, लेकिन हमारे नज़र में तो वो टेढ़ा नहीं लग रहा है, हमारे लिए वो सही है। मैं बोला वाह ठीक है, सही आंसर मेरे को मिल रहा था। फिर जाके जब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने मेल किया, उसके बाद उनका जो सर्विस हेड है वो भी फॉलो अप किया था, और महिंद्रा का रीजनल हेड्स क्वार्टर से एक बंदा, एक उनका एम्प्लॉय, वो भी मेरे को फॉलो अप किए थे। तो मैंने उनको बोला कि कुछ एम्प्लॉय का नाम बोला कि ये लोग हैं जिनको मैंने जब दिखाया उन लोगों के लिए नहीं है, आपको मैं भेज रहा हूँ, आप देख के बताओ सही है या गलत है। तो वो लोगों ने देख के बोला कि ये गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्चुअली ये स्ट्रेट होगा, ये कैसे हो गया पता नहीं, ऐसा करके गलत तरीके से गाड़ी डिलीवरी करते हैं, और डोंट नो हाउ इट हैपेंड एक्चुअली। उसके बाद रियर बैकलाइट के बारे में भी बोला। फिर जाके उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इन सबको ठीक करके देगा और विंडशील्ड को चेंज कर देगा, और अगर बोनेट ठीक नहीं होता है तो बोनेट भी रिप्लेस होगा। तो उन लोगों ने 3 आइटम ऑर्डर किया था। फिर देखा कि चेंज करना था 2 या 3 चीज़, ठीक है। चेंज हुआ मेरा ये विंडशील्ड, ठीक है। अभी विंडशील्ड चेंज किया, उसके बाद मतलब सोच सकते हो 2022 जून में मैं गाड़ी परचेज किया था। उसके बाद से जब भी सर्विस सेंटर जाता था सर्विसिंग के लिए, बाहर आता था कुछ ना कुछ खोल के मुझे मिलता था। 1000 किलोमीटर का जो सर्विस में गया था उसमें भी मुझे को कुछ खुला हुआ मिला था पार्ट, ठीक है। नीचे का वायरिंग खुला था, ठीक है। दोबारा जाना पड़ा उसको टाइट करने के लिए। मुझे वो तब उतना नॉलेज नहीं था कि उसको कैसे लगाना है, नहीं करना है। अगली बार मेरा ये जो मैजिक लाइट है, ठीक है, यहाँ पे इस मेरा ये जो बोलेरो है, स्टार्टिंग में जो बोलेरो नियो आया था उसमें मैजिक लाइट मिलता था, ठीक है। तो मैजिक लाइट का यहाँ पे टूटा हुआ मिला, और क्या कहते हैं, ये लोग कुछ तो देख रहे थे इसके अंदर, फ्रंट विंडशील्ड में सब कुछ सही है या नहीं है। ये वाला पार्ट जो है ना, ये मुझे एकदम खुला हुआ मिला, मतलब होने से बहुत लूज़ है, आप एकदम स्पॉन्ज जैसा ऐसा लग रहा था कि कॉटन की तरह है। ये रहता रहना चाहिए, ये वाला पार्ट जो रहना चाहिए ये थोड़ा टाइट रहना चाहिए। अभी देखो काफ़ी हद तक वो टाइट है, ठीक है, लूज़ नहीं है। वो भी मेरे को के लिए अलग अलग से कंप्लेन करना पड़ा था। रिसेंटली अभी बात करते हैं, ठीक है, क्या हुआ है मेरे साथ। अच्छा, फिर जब इसके लिए गया था ना विंडशील्ड के लिए, तो बैटरी में देखना गाड़ी का एक कवर रहता है लगा हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच, दोनों में से एक में, इधर नेगेटिव में लगा हुआ रहेगा, नहीं तो पॉजिटिव में कवर एक लगा हुआ रहेगा। तो कवर वो गायब हो गया गाड़ी से, ठीक है। अरे यार छोटा सा एक चीज़ गायब कर रहे हो, उस कवर को अगर मुझे लगाना है कि तो उस बैटरी का जो टर्मिनल का जो कनेक्शन है वो मुझे पूरा ख़रीदना पड़ेगा, उसका कॉस्ट है अराउंड 3500 के ऊपर, ठीक है। तो मैं सोचा कि यार क्या बता, चोरी का एक हद होता है, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल किया खुद को, उनको बोला कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ये छोटा चीज़ है, कौन चोरी करता है, चोरी करना है तो बड़ा चोरी करो, राइट, गाड़ी चुरा लो आप, ठीक है। तो वो तो मुझे इंश्योरेंस में मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा चोरी करना चाहिए, छोटा मोटा चोरी करके क्या फ़ायदा यार, उल्टा आपका इज्जत भी डाउन हुआ। और मैं तो किसी को सबको ही बोलूँगा भी कि चोरी करके देता है गाड़ी देने से, ठीक है। तो मैं बहुत जगह बोला भी, जो भी मेरे से सजेशन मांगा गाड़ी यहाँ पे से, मैंने उनको बोला कि देखो खरीदो, लेकिन चीप चोरी करते हैं ये लोग, ठीक है। तो ज़रा संभल के, गाड़ी अंदर में कभी भी मत छोड़ना, गाड़ी छोड़ के आ जाओगे तो देखना गाड़ी का
क्या कहते हैं, हार्ट किडनी लीवर सब चोरी करके लेके चला गया। ठीक है, लास्ट ईयर 30,000 का जो सर्विस हुआ था उस समय भी नीचे का आपका वो वायरिंग खोल के रख के ख़त्म कर दिया कांड। ठीक है, मैं गया था कहीं घूमने मेरे एक रिलेटिव के वहाँ पे, रास्ते पे मैंने उसको जब गाड़ी को लिफ्ट करवाया तो मुझे समझ में आया कि गाड़ी पे वहाँ पे जो होता है ना प्लास्टिक का एक टाई करते हैं जिससे आप डी मार्ट वगैरह में आप जब खरीदते हो बैग को जो वो लोग जैसे चेन अप करके रखते हैं, तो वो सब चीज़ से वो टाई होता है इसमें। तो मेरे गाड़ी पे सब रहता था उस समय। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को दिया था तो वो लोग ने गाड़ी पे 3-4 छोड़ दिया था, ढूंढा तो मुझे मिल गया 3, तो उनको सबको जोड़ के वो ठीक हो गया। वो लोकल एक दुकान में जाके मैं करवा लिया था, बाइक स्कूटी वाला दुकान पे। ये तो था लास्ट ईयर अप्रैल का बात। अभी आते हैं इस साल का। ऐसा ऐसा करके मैं अभी तक हर एक सर्विस का बात कर चुका हूँ आपको। तो ये जो मैं एवरी 5,000 किलोमीटर पे एक हेल्थ चेकअप करने के लिए जाता ही जाता हूँ। ठीक है, जैसे ही गाड़ी का 20,000 क्रॉस किया था उसके बाद एक बार 5,000 किलोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया था गाड़ी के साथ। तो मैंने देखा कि गाड़ी से नॉइज़ नहीं आता है, DPF का इश्यूज़ नहीं आता है। उससे पहले मुझे अराउंड एवरी 10,000 में 10 लीटर का ये मतलब जो DPF डालना पड़ता था। तो 25 किलोमीटर जैसे ही हुआ था मैं अब पूरा फुल हुआ था एक्चुअली। उसके बाद से लेके अभी इस बार जो 40,000 किलोमीटर में गया था गाड़ी का ऑलमोस्ट 41,900 के आसपास हो गया था, 42,000 मान लो 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर छोड़ के। तो उसमें जाके पूरा वो रिफ़िल हुआ है, सोच सकते हो कितने साल बाद, 1.5 साल बाद। ठीक है, और क्या कहते हैं अराउंड 15,000 किलोमीटर से ऊपर 17,000 किलोमीटर गाड़ी को ड्राइव किया तब जाके ये फिलअप हुआ था। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं भी आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि डीजल इंजन का कोई भी गाड़ी पे आप लोगों को और जो रीजनरेशन का DPF का प्रॉब्लम आता है वो कभी नहीं आएगा अगर आप 5,000 किलोमीटर के बाद गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज कर लो, उसके बाद ऑयल फ़िल्टर चेंज कर लो, AC फ़िल्टर चेंज कर लो। ठीक है, और जब भी आप सर्विस में जाओ 10,000 किलोमीटर के सर्विस पे गाड़ी का आप थ्रॉटल बॉडी क्लीन करवाओ। ठीक है, तो और एवरी 10,000 किलोमीटर के बाद डीजल फ़िल्टर भी चेंज करवाओ। तो गाड़ी में कभी भी आपका वो नहीं आएगा DPF के रिलेटेड और इंजन से रिलेटेड कोई भी क्रिटिकल इश्यूज़ नहीं आएगा, क्लॉगिंग वगैरह। हाँ, अगर EGR आप 40,000 50,000 में क्लीन नहीं करवाते हो तो चेक इंजन का लाइट आपको आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि EGR ये जो जिस BS6 वाले गाड़ी पे बहुत ज़्यादा चोक हो जाते हैं। तो EGR चोक जब जैसे ही ज़्यादा स्टार्ट होने लगेगा वो आपका एग्जॉस्ट में वो उतना ज़्यादा सिग्नल नहीं दे पाएगा, तो उसका असर आपका DPF में भी जाता है और उसका असर आपका इंटरकूलर में भी जाता है और कूलिंग सिस्टम में भी जाता है। ऐसी नहीं बात कर रहा हूँ, कूलिंग सिस्टम जो रहता है कूलेंट का जो लाइन है गाड़ी का इंजन का रिलेटेड वहाँ पे भी जाता है। तो इंसान को सबसे ज़्यादा होता है सर्दी ज़ुकाम, तो गाड़ी को भी वो सब अगर आप ठीक तरीके से क्लीन नहीं करोगे तो DPF सबसे पहले क्लॉग होगा और DPF का इशू आएगा गाड़ी पे, डीजल इंजन पे। तो ये सब चीज़ें आपका होते रहता है अगर आप गाड़ी को ठीक से मेंटेन नहीं करोगे तब। मेरा AC कैसे ख़राब हुआ, ठीक है, गाड़ी का। तो गाड़ी का AC ख़राब होने के लिए मैं ख़राब होने के लिए बोल सकता हूँ, मैं गाड़ी लेके गया था 5,000 किलोमीटर जैसे ही हुआ था तब सर्विस करने के लिए लास्ट जनवरी पे इस साल के। तो जाने के बाद मैंने गाड़ी का हॉर्न चेंज किया और उसके बाद जब बाहर आ रहा था तब वाइपर का जो फ्लूइड का जो पाइप है वो लोगों ने कुछ कांड करके दे दिया था, वो कंटिन्यूसली खोलता था। ठीक है, और AC तब से ख़राब होना स्टार्ट हो गया था। क्या किया था, जो गाड़ी के बोनेट के अंदर एक क्लाइमेट सेंसर रहता है आपका, तो क्लाइमेट सेंसर वो लोगों ने लूज़ करके दे दिया था और उसमें कुछ गाड़ी जब कोई भी सेंसर लूज़ कनेक्शंस रहता है तो कुछ
हो सकता था, बहुत अच्छा था मेरा लक, बोल सकते शॉर्ट सर्किट वगैरह नहीं हुआ गाड़ी के अंदर, नहीं तो होना तय था। गाड़ी का एसी ख़राब हो गया। तो एसी ख़राब होने के रीज़न आप लोगों को मैं बोल चुका हूँ किस कारण से ख़राब हुआ है। और ये अभी ऐसा हो चुका है कि गाड़ी का एसी काम ही नहीं करता है, ठीक है। 5 किलोमीटर जैसे ही आप ड्राइव कर लोगे ना गाड़ी लेके, तो एसी काम करना बंद कर देगा, गर्म हवा आना स्टार्ट कर देता है। सर्विस सेंटर में गया तो उन लोगों ने इसको प्लग को टाइट करके दे दिया और बोला कि ठीक हो गया, क्योंकि गाड़ी ठंडी जगह में था यार 1 घंटा, तो गाड़ी ऑलरेडी ठंडा है, गर्म नहीं है। और उस चक्कर पे गाड़ी का ओवर हीटिंग भी हो रहा था। मैंने बोला था बहुत पहले एक बार जब ग्लास वगैरह चेंज हुआ था ना, स्टार्टिंग में बोला था कि गाड़ी से कुछ बर्निंग फीलिंग मुझे आ रहा था और एसी कुछ मिस फायर करता है, ठीक है, ज़्यादा कूल कर लेता है और बहुत ज़्यादा एयर का फ्लो रहता है, ऐसा फ्लो नहीं होना चाहिए। तो वो लोगों ने बोला नहीं ये नॉर्मल है। फिर अभी चेक किया तो देखा गाड़ी का जो अपना कंप्रेसर है वो जला हुआ है, वहाँ पे कुछ बर्न होके गल गया है, ठीक है। और अंदर में कुछ जगह पे लीकेज भी हो रहा था। तो मैंने उसके लिए भी बोला, तो बोला कि आपका जो पावर स्टीयरिंग ऑयल है वो उसको फिलअप करते टाइम में गिरा है, लेकिन जिस जगह पे वो गिरा है वहाँ से पावर स्टीयरिंग ऑयल आने का जगह है ही नहीं कहीं पे भी। तो ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने, नहीं कुछ प्रॉब्लम है नहीं। मुझे फील होता है गाड़ी ऐसा ऐसा डोलता है और पीछे जो बैठते हैं उन लोगों को कुछ अनकंफर्टेबल सीटिंग का पेन आता है ज़्यादा ड्राइविंग के बाद, कुछ देर चलने के बाद, लाइक से गाड़ी का पीछे का शॉकर या कुछ तो गड़बड़ है। तो उन लोगों के लिए वो नॉर्मल है। 3-4 ड्राइवर मेरे गाड़ी पे लगा के मैंने चेक किया, सब कोई मेरे को सेम ही बोला कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन दे रहा हूँ कि जिस चीज़ का काम हो उस चीज़ का टेक्नीशियन को छोड़ के बाकी टेक्नीशियन को गाड़ी को छोड़ने मत देना। अगर गाड़ी पे काम नहीं है सीधा बोलो कि गाड़ी को सर्विस करना है तो मेरे सामने करना होगा, नहीं करना है तो मत कर, दूसरा सर्विस सेंटर आप लोगों को यहाँ पे अगर मोनोपोली नहीं है तो दूसरा सर्विस सेंटर पे चला जाओ, ठीक है। अगर मोनोपोली है तो बोलो कि मैं रहूँगा तभी करना होगा, नहीं तो मत करो, ठीक है। कंप्लेन करो कस्टमर सर्विस पे, फिर जाओ। कभी भी आप गाड़ी ड्राइव करते समय कुछ भी फील करो आप उसको एक बार चेक करवाओ, ठीक है। और चेक करने से आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिल जाएगा एक्चुअली। ये सब चीज़ें मेरे को मतलब मैं फेस कर रहा हूँ, ठीक है। रही बात गाड़ी का, ड्राइव करने के लिए इवन कंफर्ट के लिए मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम सेटिस्फाइड विद द बाइंग, बट नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विस एंड द issues I am getting which are actually manually created, ठीक। जब मैं गया था कुछ दिन पहले एसी ठीक करवाने के लिए मेरे को जाना पड़ा था, तो उनके लिए डैशबोर्ड खोलना होगा, वो सब करना होगा। एसी का गैस चेंज किया, बोलता है कि गैस ख़राब हो गया, लेकिन बैक प्रेशर एक रहता है, वो गाड़ी का बैक प्रेशर बहुत ज़्यादा था, नॉर्मल नहीं था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू साइंस वो कंप्रेस ही नहीं कर रहा है। जिस पाइप से गैस जाता है जो ठंडा रहना चाहिए वो रहता है गर्म, जो रहना चाहिए गर्म वो रहता है ठंडा, ठीक है। और फिर जाके उनका जो सर्विस हेड था वो आया, चेक किया और जाके मेरा 3 पार्ट को ऑर्डर किया। तो इस बार मैंने बोल दिया था कि सर्विस में अगर आऊँगा और आप लोग कुछ ना कुछ पार्ट इस बार भी खोल के रखा तो मैं कंज्यूमर कोर्ट पे कंप्लेंट डालने वाला हूँ, ठीक है। तो जाके अभी इस बार सर्विस के बाद कुछ पार्ट लूज़ नहीं किया था। सो गाइस, ये था मेरा ओनरशिप एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर मैकेनिकल ये आप पूछोगे कि ड्राइविंग में कैसा है, एक्चुअली स्पीकिंग आई एम सेटिस्फाइड विद द परचेस बट नॉट सेटिस्फाइड विद द वे आई एम गेटिंग द सर्विस एंड जो मुझे गाड़ी मिला था। पहला चीज़ तो यहाँ पे गाड़ी आपको 600 किलोमीटर ड्राइव करके मिलता है, ठीक है। ये आप त्रिपुरा में नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी गाड़ी परचेस करो तो आपको ऐसा ही एक्सपीरियंस मिल सकता है, क्योंकि कोई भी गाड़ी के साथ,
क्योंकि वो लोग कंटेनर में करके गाड़ी नहीं लाते हैं और ट्रक में करके भी गाड़ी नहीं लाते, वो लोग लाते हैं गाड़ी को चला के, ठीक है। तो पार्ट्स चेंज वगैरह तो वो लोग करते ही है, कोई ना कोई गाड़ी का से पार्ट लेके दूसरे गाड़ी पे वो लोग डाल देते हैं। पर ये रहा सीन। अदरवाइज़ ड्राइविंग मैं इस गाड़ी से सीखा हूँ और अच्छा है चला के एक्सपीरियंस मेरा। पर ये जो चीज़ मैंने बोला आज, मैं बहुत दिन सोचा कि ओनरशिप एक्सपीरियंस तो मुझे बनाना है। ओनरशिप में मैं क्या दिखाऊँ, माइलेज दिखाऊँ, ड्राइव करके दिखाऊँ। मुझे लगा कि गाड़ी में हर ओनर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी फेस करता है, बहुत सारी चीज़ अच्छा भी लगता है। जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो अच्छा लगते हैं, कि दैट्स एक्चुअली द ओनरशिप रिव्यू। मैंने देखा कि स्टार्टिंग में मेरा गाड़ी और कुछ गाड़ी पे मैंने नोटिस किया था कि वीडियो में भी दूसरे का कि फ्रंट में फॉग जमता है विंडशील्ड के सामने। यहाँ पे वो नए जो सीरीज़ आ रहे हैं अराउंड 23 जनवरी से, जिन लोगों ने गाड़ी खरीदा उनके गाड़ी पे वैसा प्रॉब्लम था नहीं। तो मतलब शायद चेंज किया कुछ महिंद्रा ने, या उनका लॉट जिस लॉट में ये सब वगैरह मैन्युफैक्चर हुआ था वेंडर से, वो लॉट ही बहुत ख़राब था, ठीक है। और बल्क में वो लोग ऑर्डर करते हैं, उस कैटेगरी का हर एक प्रोडक्ट में वो प्रॉब्लम आया था। हेडलाइट को लेके मुझे इश्यूज़ था नहीं। आई एम गेटिंग सफिशिएंट लाइट और मुझे LED से अच्छा हेलोजन ही लगता है एक्चुअली। महिंद्रा का जो रूल बुक में कहते हैं कि एवरी 10,000 के बाद आपका टायर रोटेट विथ स्टेपनी, ठीक है। वो आप लोग अगर बोलेरो नहीं खरीदो तो उसको फॉलो करो, अगर नहीं कर रहे हैं तो खुद से फॉलो करो, टायर रोटेट विद द स्टेपनी। नहीं तो मेरे जैसा होगा कि 30,000 किलोमीटर जैसे चल जाएगा गाड़ी, तब अगर आप स्टेपनी के साथ रोटेट करोगे और अलाइनमेंट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि गाड़ी तब ठीक तरीके से बैलेंस नहीं कर पाएगा, अलाइनमेंट करेक्ट नहीं आएगा। और उसके लिए आपको 2 टायर सामने का नया चाहिए होगा, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। और टायर का एक जगह में मैंने बोला नहीं था आप लोगों को, सो जो इनिशियली टायर में भी पंचर था, तो जो इतने दूर से गाड़ी ड्राइव करके लेकर आया गया था उसमें एक कीला घुस गया था। तो चलते चलते वो गर्म रास्ते पे गया, बहुत सारे उल्टा पुल्टा रास्ते पे गया। फिर जाके मेरे को पता चला हवा ठीक से नहीं रहता है। चेक किया तो उसके अंदर एक पिन था, तो उसका तो मैं कुछ क्लेम नहीं कर पाऊँगा। ये था मेरा ओनरशिप रिव्यू। अगला वीडियो पे आप लोगों के साथ मैं AC ठीक करने जब जाऊँगा तब कुछ क्लिप्स अगर वो लोग ने अलाउ किया तो वीडियो वहाँ पे बनाऊँगा, नहीं तो कुछ क्लिप्स लेके एक डिटेल में वीडियो इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। स्टे सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव।